हम बात कर रहे थे सर GIT 14 की। ये एक्चुअली में बेसिकली दारुजनाइन का फर्स्ट प्रोडक्ट था। 2018 जब हमने स्टार्ट किया था तो इसी प्रोडक्ट के साथ हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। हमारा ड्रीम लाइन प्रोडक्ट है और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल नाउ इस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर इंक्रीज रहा है। और जब हम बोलते हैं बड़े प्राउडली कि लगभग हमने 25 कंट्रीज के अंदर 23 कंट्रीज के अंदर माल भेजा है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमारा ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के अंदर GIT से ही रहा था। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्ट फैंटेसाइज्ड प्रोडक्ट जिससे लोग सबसे ज्यादा फैंटेसाइज करते हैं। एंड द बिगेस्ट थिंग इज यूनिक प्रोडक्ट। आई थिंक देयर इज नो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी राइट नाउ व्हिच नोज अबाउट दारुजनाइन क्वालिटी और जो GIT 14 को बनाने का ट्राई नहीं कर चुकी है। लेकिन हमने यूनिक बनाया था। अब इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था, हमने क्या चीजों को कंसीडर किया था। तो हमने बनाया था एसिड टू अल्कलाइन सॉल्यूशन। अब ये एसिड टू अल्कलाइन सॉल्यूशन था क्या, किस वजह से था? व्हाट इज एसिड अल्कलाइन? सबसे पहले हम समझते हैं, हाई स्कूल केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों को बताया जाता है pH इज नथिंग अदर देन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एग्जिबिट करती है किसी लिक्विड की 7.365, रफली 7.365 हम न्यूट्रल कंसीडर करते हैं। उससे नीचे कुछ भी रहता है तो हम एसिडिक कंसीडर करते हैं, क्योंकि H2+ मॉलिक्यूल होता है। तो नीचे एसिडिक मतलब देयर इज एन हैबिट कि वो कुछ लेगा। इनहैबिटेशन एटम जो है कुछ वैलेंसी रखता है अपटेक की, इनटेक की। 7.35 से ऊपर हम उसको अल्कलाइन कंसीडर करते हैं। मैक्सिमम बेस अप टू 14। 14 से ज्यादा अल्कलाइन, 14 से ज्यादा अल्कलाइनिटी किसी चीज में आ नहीं सकती। जो आइडियल कंडीशंस हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, जो वाटर इनटेक है, दैट इज 7.365। जब हम नेचुरल देखते हैं तो हमारा जो पानी रहता है, वाटर, वो 7.365 से लेके मैक्सिमम 8.3 तक रेजोनेट करता है, which is allowed for drinking via nature। नेचुरल पानी का हम अगर बात करें तो अब ये प्रोडक्ट हम लोगों को किस लिए रिक्वायरमेंट पड़ा, क्या पड़ा? अब इसमें ये सब टेक्निकल है, आप लोग समझने चाहे तो वाटर जो है डिकम्पोज करता है हाइड्रोजन आयन में, हाइड्रोक्सिल आयन में, OH- जो उनको चाहिए होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो 7.35 pH बन जाता है। जब इन दोनों में से कोई कम हो जाएगा तो वाटर एसिडिक हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो वाटर अल्कलाइन हो जाएगा। पानी के अंदर क्या घुलता है उससे पानी की pH पे डिफरेंस आता है। ये इसका साइंस है। जो केमिस्ट्री जानते हैं उनके लिए भी है। हमने ये टेक्निकल PPT बनाया था कि समवन वांट्स टू नो तो वो जान सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट कितना है, हम पानी की pH के बारे में क्यों जाने, क्यों समझे, किस लिए जरूरी है? तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारा 70% बॉडी जो है वो वाटर है। एरोबिक रिएक्शंस होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली चीज जहां ऑक्सीजन मेन रोल प्ले करता हो। बॉडी हमारी बर्न करती है दो फ्यूल, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। और उसमें भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारा ब्रेन रहता है वो सिर्फ ऑक्सीजन और ग्लूकोज को ही बर्न करता है। हमारी बॉडी को एनर्जी क्रिएट करने के लिए मैसिव अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन लगता है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन। जब हम बोलते हैं मेरे अंदर शिथिलता आ रही है, एनर्जी लॉस हो रहा है, तो उसका एक मेजर कारण ये होता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की कमी। क्योंकि वो हाइड्रोजन एक फ्यूल है जो आप लोगों को मैं बताऊं, जिसको अल्टरनेट फ्यूल भी कंसीडर कर रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कि हम चलने के लिए पानी को एज एन फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि जो चीजें अब तक पेट्रोल डीजल पे चल रही थी, अब पेट्रोल डीजल की बजाय वो चीजें वाटर बेस्ड इंजन, स्टीम इंजन पहला होता था कि हम पानी को बर्न करके स्टीम की पावर से इंजन को ड्राइव कर लेते थे। दैट इज सो पावरफुल। अभी हाइड्रोजन भी एज एन फ्यूल हम यूज करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी भी हाइड्रोजन को एज एन फ्यूल यूज करती है। ईच डे अवर बॉडी यूजेस 1/2 pound ऑफ प्योर हाइड्रोजन। 1/2 pound का मतलब हो गया लगभग 200 ग्राम। 200 ग्राम प्योर हाइड्रोजन अभी भी हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है अपने बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस को करने के लिए। जो हमारा DNA है, बहुत से लोग बच्चों का छोटी एज के अंदर बाल सफेद हो जाता है, झुर्रियां दी आती हैं जिसको हम एजिंग बोलते हैं। DNA डैमेज होने से
हमारा डाइजेशन कोलैप्स होता है, कैंसर जैसी चीजें होने लगती हैं। तो जो हमारा डीएनए है उसको भी होल्ड करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड यूज होते हैं। तो pH of DNA is basically a bit higher. वो ज्यादा हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर सकता है हमारा डीएनए। ये एक ऐसा एजुकेशन लेवल है, क्योंकि हम सभी के लिए पीपीटी बनाते हैं, ऑल्दो डायरेक्ट सेलिंग्स में यूजुअली इस तरीके की कंसिडरेशंस नहीं होती हैं, बट आप इनको समझेंगे तो बहुत ज्यादा चीजों में दिमाग खुद चलेगा कि जीआईटी हम कहाँ यूज कर सकते हैं। इसलिए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बढ़ने के कारण हमारा जीआईटी जो है वो एंटी एजिंग इम्पैक्ट भी देगा। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। अवर ब्लड मस्ट ऑलवेज मेंटेन ए पीएच। हमारा जो खून है, क्योंकि वो सब तरीके के माइक्रो कंपोनेंट्स को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, प्लस ट्रांसपोर्ट के अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्स भी करता है। डिटॉक्स करने के लिए कोई भी चीज है, जिन्होंने अच्छा साइंस पढ़ा वो जानते होंगे, चार्ज या तो प्लस होता है, पॉजिटिव जो ऑपोजिट चार्ज रहता है वो अट्रैक्ट करता है, सिमिलर चार्ज रिपेल करता है। इसी थ्योरी से बॉडी की हमारी अट्रैक्शन और रिपल्शन से हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट है वो जाते हैं, टॉक्सिन्स जो हैं बाहर आते हैं। जो फिजिक्स जो साइंस हमने पढ़ी थी वो यूज होती है, बशर्ते हम चीजों को उस लेवल पे समझने की कोशिश करें। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। अब हमारी बॉडी में उस चार्ज को अट्रैक्ट और रिपेल करने के लिए हमारे ब्लड का न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। हमारा ब्लड अगर पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ तो जो कंपोनेंट हम डाल रहे हैं, जो मेडिसिन हम डाल रहे हैं, तो कई बार हम सेम मेडिसिन सब लोगों को असर नहीं करती। कारण क्या होता है, ब्लड का अगर चार्ज हल्का सा भी एल्कलाइन हुआ तो वो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स को जो है वो रिपेल कर देगा, यानी उसको सेल तक पहुंचने ही नहीं देगा। या अगर वो एसिडिक हुआ तो वो टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करा देगा सेल्स के अंदर और उनको निकलने ही नहीं देगा। तो ब्लड का पीएच हमारे लिए सुपर कंसिडरेबल चीज है कि ब्लड का बफर चेंज ना हो, 7.365 मेंटेन रहे। अब हमारी बॉडी में ये मेंटेन तो रहता है, नेचर का कॉल है, रहेगा भी। आज की तारीख में यहीं से आपको एक आंसर मिलेगा कि बोन प्रॉब्लम्स आपको चल के एक एज के बाद इतना क्यों होने लगता है। जब भी ब्लड का बफर चेंज होगा, एनी टाइम ब्लड का बफर चेंज होगा, उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर कहीं से भी आपको निकलने के लिए मिनरल्स चाहिए होगा ब्लड को न्यूट्रल करने के लिए। हम मिनरल्स देंगे, हाइड्रोजन की जगह पॉजिटिव आयन लगेगा, कैल्शियम लग जाएगा, बोरॉन लग जाएगा, फास्फोरस ऐसे लगते हैं, मेजरली कैल्शियम लगता है। जब भी हम सोडा पीते हैं, हम जंक फूड खाते हैं, हम फास्ट फूड खाते हैं, तो हम अपने ब्लड के अंदर एसिडिक बफर्स को पैदा करते हैं। उसको एल्कलाइन करने के लिए हमारे बोन या हमारी टीथ से मिनरल्स निकाल के बॉडी एज इन बफर यूज करती है और हमारे ब्लड को बैलेंस रखती है। वो फाइनली बफर हमारे को हेल्दी रखने में मदद करता है। जो बहुत से बच्चे पूछते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने से दांत कैसे गल जाएगा, वो दांत ऐसे गलता है, जब ब्लड का बफर चेंज होता है तो वो निकल जाएगा, अल्कलाइन रिजर्व से निकल जाएगा। राइट? हाउ वर्स्ट स्टार्ट्स। अब वर्स्ट कैसे स्टार्ट होता है, हम बीमार कैसे पड़ना चालू होते हैं। अब आप समझिएगा, जब हमारा बफर सिस्टम ओवरलोड को रीच करता है, हमारे जो रिजर्व्स होते हैं कैल्शियम के वो डिप्लीट करने लगते हैं। एक टाइम आएगा जब आपकी स्पाइन कोड मना कर देगी कि बॉस मेरे को भी मिनिमम कैल्शियम लेवल्स मेंटेन करना, मैं और नहीं दे रही। दांतों में कैविटी हो जाएगी, दांत भी अपने आप को जिसे हम बोलते हैं डिफेंसिव मोड के अंदर आ जाएंगे। बहुत अच्छी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा बोरिंग रहेगा लेकिन इनको समझेंगे ना, आप में से 90% लोग अपने अपनी फैमिली की आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ये लिटरेचर थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट ये समझने की चीज है, बहुत बारीक है। थ्रू आउट स्केलेटन सिस्टम आप इससे बचा सकते हैं। एक टाइम आएगा जब हमारा जो टीथ है वो कैल्शियम और मिनरल्स देना बंद कर देगा और वो सेल्फ मोड में आएगा कि उल्टा मुझे चाहिए, मैं दे नहीं रहा हूँ। एवरीथिंग हैज देयर ओन स्ट्रेंथ। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, बॉडी के भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। एक टाइम पे स्पाइन कोड भी मना कर देगी कि बॉस मैं नहीं देने वाली। एक टाइम पे दूसरे बोन्स भी मना कर देंगे कि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ब्लड का बफर चेंज होता हो तो हो जाए, लेकिन मैं नहीं दूंगी अपना कैल्शियम पोटेशियम, मैं रिलीज नहीं करूंगी। ऐसी किसी सिचुएशन में हमारे ब्लड का बफर तेजी से चेंज होने लगता है। जब ये चेंज होने लगता है तो हमारे जो टिश्यूज रहते हैं वो डेटेरोइट करने लगते हैं, मसल्स, बोन्स, सब कुछ डेटेरोइट करने लगेगा।
एसिड वेस्ट जो होती है वो ऑक्सीडाइज होती है, रस्ट। जो काम जंग लोहे के लिए करता है वही एसिडिक ब्लड हमारी पूरी बॉडी के लिए करता है, कंप्लीट हमारी बॉडी के लिए करता है। तो इस तरीके से जब वो होता है तो वर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। एक बार हम अपने ब्लड बफर लेवल को ब्रीच कर गए तो जो गलती आप कई साल से कर रहे थे, इसीलिए वो गलती आपको इमीडिएटली पनिश नहीं करती है, आफ्टर लेवल पनिश करती है। पहले आपका बफर चेंज होगा, बफर चेंज होने के बाद टिश्यूज डिटेरॉइट होंगे, टिश्यूज डिटेरॉइट होने के बाद डिजीज मैनिफेस्ट होगा, डिजीज शुरुआत होगा। जब डिजीज शुरुआत होके एक स्टेज पे पहुंच जाएगा तब आपको पहली बार कोई सिम्टम आएगा। जब आपको सिम्टम आएगा तब आप इलाज के लिए भागते हैं। 99% लोग इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन मेरी बात समझिएगा। पहले बफर चेंज हुआ, बफर से टिश्यूज डैमेज हुए, टिश्यूज डिटेरॉइट होके डिजीज मैनिफेस्ट हुआ। डिजीज के मैनिफेस्टेशन पे भी हम डॉक्टर तक या दवाइयों तक नहीं पहुंचते, हम उसके भी मैनिफेस्टेशन के बाद पहुंचते हैं जब हमारे को सिम्टम्स आ जाते हैं और यूजुअली पेन होने लगता है, जहां एरोबिक रिएक्शंस रुक जाते हैं। एट दैट टाइम वी रश टू द मेडिकल साइंस। यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है जो हम ध्यान नहीं देते। कीची मोरिश्ता एमडी हैं जो हिडन ट्रुथ ऑफ कैंसर बोलते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी जो आपके सामने, हिडन ट्रुथ ऑफ कैंसर। इसमें इन्होंने बताया था व्हेन ब्लड्स बिकम एसिडिक, बॉडी डिपॉजिट एसिडिक सब्सटेंस इनटू सेल्स टू रिमूव देम फ्रॉम द ब्लड। ब्लड को शुद्ध करने के लिए हमारी बॉडी सेल्स के अंदर जमा कर देती है। इससे बॉडी स्लाइटली अल्कलाइन बनती रहती है कि ब्लड तो था, तो ब्लड ने पहली बात क्या किया, जब मिनरल्स मिलना बंद हुआ तो सेल्स में एसिडिक बफर, एसिडिक कूड़े के लिए डंप ग्राउंड आपके बॉडी के हेल्दी सेल्स को बना देता है कि भाई ब्लड का बफर मेंटेन करो लेकिन एसिड्स को जाके डंप करना चालू करो सेल्स में। वो जो है इस चीज को जब रेगुलरली करते हैं तो हमारे सेल्स एसिड हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं और मरना चालू करते हैं। जो इसमें बच जाते हैं उन्हीं सेल्स को आप कैंसर सेल्स बोलते हैं। सो कैंसर का मैनिफेस्टेशन भी वन ऑफ द रेयरेस्ट, बिगेस्ट, कॉस्टलीस्ट, डेंजरस डिजीज का मैनिफेस्टेशन भी आपके ब्लड के बफर से स्टार्ट होता है। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजों में पहुंच रहा है। अब एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। पुटिंग टू मच एसिड इन अवर बॉडी इज लाइक पुटिंग पॉइजन इन अवर फिश टैंक। हमने एक फिश टैंक ले लिया, कंसिडर करिए कि हमारी बॉडी एक फिश टैंक है और उसमें हमने कपल ऑफ गोल्ड फिश, कुछ गोल्ड फिश डाल रखी है। आफ्टर किलिंग बोथ गोल्ड फिश, 2 गोल्ड फिश डाला, वी क्विकली लर्न दैट द की फैक्टर इन कीपिंग फिश अलाइव इज द कंडीशन ऑफ वाटर। अगर गोल्ड फिश को जिंदा रहना है इसमें तो बड़ी तेजी से आपको पता लगेगा कि ये पानी की गुणवत्ता पे डिपेंड करता है कि मछली इस इकोसिस्टम में जिंदा रहेंगी या नहीं रहेंगी। अगर ये वाटर का पीएच बैलेंस नहीं है तो मछलियां बहुत जल्दी मरती हैं। सिमिलरली इसी तरीके से आप शरीर को पानी गलत देंगे, अपने फिश टैंक को अगर केमिकल्स देंगे, टॉक्सिन्स देंगे, रॉन्ग फूड्स देंगे तो हमारा पीएच एसिडिक पीएच में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे मछलियों को ऑक्सीजन डिप्राइवल हो जाता है, आप आरओ वाटर लीजिए, मैं आपको सरल बताता हूँ, आप लोगों में से किसी को चेक करना हो आपके पीएच का कितना असर है, तो जिसके घर में फिश टैंक हो 2-4 मछलियां डालिएगा और आरओ वाटर डाल दीजिएगा, डीमिनरलाइज्ड वाटर। आप देखिएगा वो सिर्फ 24 से 48 घंटे में मर जाएंगे। दे वोंट बी एबल टू ब्रीथ इन दैट एटमोस्फेयर। ये बहुत लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा। वहीं पर आप तालाब का बहुत ही या नदी का गंदा पानी लाके डाल दीजिए एंड योर फिश वुड बी सर्वाइविंग फॉर ईयर्स बिकॉज दैट वाटर इज एन एल्कलाइन वाटर। आप बिस्लरी का पानी डालिए, आप किनले का पानी डालिए, मछलियां जिंदा नहीं रह सकती बिकॉज दे वोंट बी एबल टू ब्रीथ। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उनको तो वो ब्रीथ नहीं कर पाती। सिमिलर वे अवर बॉडी डज। ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब हम अपना सबसे बड़ा चैप्टर ये है, हम अपने टिश्यूज की बफर को कैसे मेंटेन करें। ये तो समझ आ गया कि हर मैनिफेस्टेशन लगभग एसिडिक एल्कलाइन चीजों से चल रहा है। मैं अपना बफर कैसे मेंटेन करूं ताकि मेरा बफर कभी ना जाए, मेरा स्केलेटन सिस्टम खराब ना हो, मुझे कैंसर ना हो, मेरे बाल जल्दी सफेद ना हो, मेरा डीएनए डैमेज ना हो। तो मैं क्या करूं? इजीएस्ट थिंग क्या है, आप 20% एसिडिक फूड्स लीजिए, 80% एल्कलाइन फूड्स लीजिए। अब यहां पे मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। संतरा
एक एसिडिक फूड है, उसका पीएच लो है। हर खट्टी चीज एक एसिडिक पीएच दिखाती है। संतरे हैं, बेरीज हैं, आंवला है। तो बहुत सारे लोग जो एमएलएम में अनपढ़ हैं वो एक बेवकूफी जैसी बातें करेंगे, बड़े सारे बेवकूफ पने के बात करेंगे कि ये भी तो एसिडिक है। आयुर्वेद की दृष्टि से दो चीजें हैं, पाक एंड विपाक। पाक मतलब क्या खाया, विपाक मतलब बॉडी में क्या हुआ। जो चीजें नेचुरल खट्टी होती हैं ये एसिडिक इन फिजिकल फॉर्म होती हैं, लेकिन ये सभी चीजें बॉडी में एल्कलाइन असर छोड़ती हैं। आप लोगों ने सिरका लिया होगा तो बॉडी में एल्कलाइन असर छोड़ेगा। आप लोगों ने कई बार समोसा खाया होगा, इंडियन फास्ट फूड। मैं आप लोगों को कुछ टेक्निकल यहाँ पे एनरिचमेंट करूंगा। आप बर्गर, पिज्जा और समोसा, विच वन इज हेल्दियर, विच वन इज अनहेल्दियर। हर ये एक फूड जो होता है वो बफर को चेंज करता है, पीएच जो रहती है इन सब की कम रहती है। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस ओवर अ पीरियड, ओवर ईयर्स बहुत ही फिनोमिनल लेवल पे थी। जब हमने समोसा बनाया तो समोसे को खाने के लिए हम लोगों ने इमली की चटनी बनाई जिसका पीएच बॉडी में 10 हिट करता है। सिमिलरली हम कोई भी पकोड़ा खाएंगे या कोई भी इंडियन फूड खाते हैं तो उसके साथ ग्रीन चटनी दी जाती है। वो मिर्च की नहीं होती, बहुत सारी चीजों की होती है, लीव्स की होती है, विच इज अगेन एल्कलाइन इन नेचर। तो हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे कि अगर कभी भी चीजों को हिट करो तो एसिड एल्कलाइन को बैलेंस रखो। मैंने ये बात क्यों बताया, मैं मीटिंग ले रहा हूं। अगर कभी भी आप बाहर जाते हैं और आपको फास्ट फूड या कुछ खाना पड़े तो द बेटर चॉइस इज टू गो फॉर इंडियन फूड्स rather than going for western foods. So you are safeguarded there, क्योंकि आप बर्गर खाओगे केचप के साथ, both are acidic, उसको फिर एल्कलाइन सब्सटेंस के साथ न्यूट्रल करना पड़ेगा। वहीं पे समोसा चटनी के साथ खा के न्यूट्रलाइजेशन तक पहुंच जाता है। सो दिस इज वन थिंग। एल्कलाइन फॉर्मिंग फूड्स हमें खाने चाहिए जो कि 80% होना चाहिए हमारी डाइट में। 20% हम एसिड फूड खा सकते हैं, लेकिन करंट सिचुएशन में हम 80% एसिडिक फूड खाते हैं और केवल 20% ही हम एल्कलाइन फूड खा रहे हैं। तो हमें जो करना चाहिए हम एकदम उसका रिवर्स कर रहे होते हैं। अच्छे एल्कलाइन फूड क्या है? रो वेजिटेबल्स, रो फ्रूट्स, जो भी हम उबाल के खाते हैं, लौकी, टिंडे, ये सब चीजें खाते हैं तो ये नेचर वाइज एल्कलाइन होती है। फिग्स हैं, ओलिव ऑयल है, हनी है, एप्पल सीडर विनेगर है, ग्रीन टी है, ज्यादातर जो हर्ब्स हैं, ग्रेन्स है, स्प्राउट्स है, स्प्राउटेड ग्रेन्स, ये सब एल्कलाइन इन नेचर है। Rest all things mostly are acidic in nature है। Acidic forming foods क्या है? सोडा, कॉफी, अल्कोहल, चॉकलेट, टबैको, मीट्स, ऑयस्टर्स, फिश, एग्स, चिकन, पिज्जा, बीन्स, बर्गर्स, चाप, व्हाइट ब्रेड, पास्ता, corn oil, sweeteners such as sugar, molasses, maple syrup, processed honey, प्रोसेस्ड हनी जो वाइल्ड नहीं है, जो ऑर्गेनिक नहीं है, मेयोनीज, सोया सॉस, ग्रेन सच एज कॉर्न, राइस एंड व्हीट, ये सब एसिडिक फूड है which we are not knowing. How many of us follow the thumb rule? Now the question is, क्या हम बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, ये इस चीज पे डिपेंडेंट है कि हम में से कितने लोग थंब रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जरूर बीमार पड़ेंगे, एकदम से नहीं पड़ेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पड़ेंगे। इफ माई गेस वर्क पर्सनली इज मे बी 1% पीपल आर नॉट फॉलोइंग। हम अगर आज 4 चपाती खाते हैं तो आधा कटोरी सब्जी खाते हैं, जबकि थंब रूल बोलता है आप 4 चपाती खा रहे हैं तो 4 कटोरी कम से कम सब्जी खाना होगा। तो द थंब रूल वी आर नॉट गोइंग विद, राइट। अब आते हैं, here are some signs our bodies may be too acidic. Level of this presentation to help out everyone. अब क्या क्या साइन है कि मेरी बॉडी टू एसिडिक हो चुकी है, ज्यादा एसिडिक हो चुकी है? जब आपको खूब सारा फैटिक फील हो तो आपकी बॉडी एसिडिक है। अगर आप हर हफ्ते 10 दिन में हेडेक महसूस कर रहे हैं तो आपकी बॉडी एसिडिक है। अगर आपके स्टमक में ब्लोट होता है, गैस होती है, इंडाइजेशन होता है तो आपकी बॉडी एसिडिक है। यही बातें आपको बाद में लिंक अप करने में काम आएंगी चीजें, राइट। हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं, हर बात पे चिड़चिड़े हो रहे हैं, कई बार महिलाओं को मूड स्विंग्स होते हैं, वो भी एसिडिक बॉडी का साइन है। जब आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली जो है
स्ट्रेस्ड आउट होने लगेंगे, मूड स्विंग्स होने लगेंगे, वो भी एसिडिक चीजों का ही साइन है। जब हम एनफ अल्कलाइन फूड्स नहीं खा रहे होते, हमें अच्छा भी नहीं लग रहा होता, वी आर एसिडिक। जब बाल झड़ने और टूटने लग जाएं, नेल्स टूटने लग जाएं, ब्रिटल हो जाएं, दैट इज अ साइन ऑफ हाई एसिड इन बॉडी टिश्यूज। जब बालों की तरफ एसिड जाएगा, जब नाखूनों की तरफ जाएगा, तो बहुत जल्दी ब्रिटल हो जाते हैं, राइट। कुछ और साइन, फॉरगेटफुल मेमोरी, फोन मिला भूल गए किसको कर रहे थे, कहीं कोई चीज रखी 2 मिनट के अंदर भूल गए। बोन प्रॉब्लम्स, अगर किसी को कोई भी स्पाइनल इशू है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, सर्वाइकल है, सेटिगा है, डेफिनेटली 100% आपकी बॉडी एसिडिक है। आप टेम्परेचर सेंसिटिव हो, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, टेम्परेचर बेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, आपका बॉडी वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा सीजन चेंज को। ठंड में एकदम ठिठुर जा रहे हैं, कंबल भी दे दो, स्वेटर भी दे दो, जैकेट भी दे दो, मफलर भी दे दो, थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कोल्ड टेम्परेचर। हीट में हल्की सी भी हीट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, योर बॉडी इज एसिडिक। ओबेसिटी डेफिनेटली एसिडिक साइन है। ऑर्गन प्रॉब्लम्स, लीवर फैटी, किडनी फेलियर्स, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स लाइक थायराइड एंड डायबिटीज, दीज ऑल आर साइन ऑफ एसिडिक बॉडी। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज GIT14। अब GIT14 कैसे सॉल्यूशन है? इससे आगे बढ़ने की बजाय इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को, तो क्या नेचर क्रूअल है क्या, बहुत ज्यादा क्रूर है क्या? सबसे पहला सवाल ये है। हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जाएं उससे पहले हम सॉल्यूशन को फिगर आउट करते हैं। क्या ये सारे इलाज बिना पैसा फूके संभव हैं? यस, राइट एजुकेशन इज वेन। जब मैं आपको बता सकता हूं कि ये इलाज आप बिना GIT पे पैसा फूके भी कर सकते हैं। GIT तक कब जाएंगे वो मैं बताता हूं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो GIT तक जाना पड़ेगा आपको, या GIT को अपनाओ, इन प्रॉब्लम्स तक नहीं जाना होगा, वाइस वर्सा है। GIT का पानी पीते रहिए, इन प्रॉब्लम्स तक नहीं पहुंचेंगे, या इन प्रॉब्लम्स को पहुंचने के बाद GIT का पानी पीजिए तो इन सब प्रॉब्लम्स में वो हेल्प करेगा। डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, नेचर, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो उस हिसाब से आपको GIT का इंटेक करना पड़ेगा। लेकिन इसके बीच में एक रास्ता है। बीच में क्या रास्ता है? बीच में रास्ता है, प्रकृति ने हमारे को पूरे नेचर में कहीं पर भी नेचर मेड फास्ट फूड्स नहीं मिलेंगे। नेचर ने हमें बनाया, नेचर ने फूड्स को बनाया, लेकिन नेचर ने किसी भी फास्ट फूड को नहीं बनाया। फास्ट फूड बनाए ह्यूमंस ने। जैसे ह्यूमंस ने केमिकल बनाए वैसे ह्यूमंस ने फास्ट फूड बनाए, एंड वी आर गेटिंग डैमेज्ड। फूड वही अच्छा जो नेचर ने बनाया। नेचर के फूड ने हमारे को बीमारियां नहीं दी, कभी मारा नहीं, बल्कि उसके खाए हुए प्लांट खा के हम ठीक होते हैं। हम अपना बनाया हुआ खाना खा के बीमार हो रहे हैं और उसका खाना खा के हम ठीक होते हैं। नेचर डिड दिस फॉर अस। अब व्हीट भी आ गया, राइस भी आ गया, ये तो एसिडिक है, ये तो नेचर ने बनाया है। तो मैं आप लोगों को अपडेट कर देना चाहूंगा, आज जो हम व्हीट खाते हैं दैट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO। उसका ओरिजिनल बीज एसिडिक नहीं होता और वो बहुत रेयर है। उसका 5 किलो का आटा लगभग 850 रुपए का आता है। जो 30 रुपए में मिल रहा है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो बहुत अंतर है नेचर की चीजों को समझने के लिए। लेकिन फिर भी नेचर ने हमारे को प्रिवेंट करने के लिए एक शानदार चीज हम लोगों को दी, विच वॉज वाटर, पानी। जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, आप लोग ब्रेक लीजिए अपनी लाइफ से। जो भी नॉर्थ ईस्ट के मेरे फ्रेंड्स सुन रहे हैं मुझे, जो बिहार से सुन रहे हैं, जो जयपुर से सुन रहे हैं, जिनके नजदीक कुआं हो, रिवर हो, वाटरफॉल हो, आप लोग जाइए, 10-15 दिन का ब्रेक लीजिए, वहां रहिए और वहां का पानी पीना चालू करिए। खूब पानी पीते रहिए और कुछ मत करिए, जस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर ओवर देयर। सिर्फ सादा सा खाना खाइए और वो पानी पीना चालू करिए। आपकी पिछली जितनी भी प्रॉब्लम्स थे, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके 2 से 3 दिन में सॉर्ट आउट होते हुए दिखेंगे। वाटर इज बिगेस्ट डाइजेस्टर। पानी आपका बिगेस्ट डाइजेस्टर है। पानी आप पीते ही खाने के बीच में इसलिए है क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करता रहता है, फ्यूल बनने में मदद करता है, फूड के ब्रेक डाउन में मदद करता है। हमारी गैस, एसिडिटी, यहां तक कि कैंसर तक को रोकने के लिए हमारे को पानी की जरूरत है।
लेकिन कौन सा पानी? जो कुएं से निकलता था, जो नदियों से था, जो नहर से था, जो वाटरफॉल से था, गंगा जी का पानी, यमुना जी का पानी, कावेरी जी का पानी, तृप्ता का पानी, ब्रह्मपुत्र का पानी, सतलुज का पानी, ये सारे पानी इंसानी शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। बट टाइम टू टाइम हम लोगों ने इसके ऊपर आरओ लगा दिया, रिवर्स ऑस्मोसिस। हम टीडीएस कम करने लग गए, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स कम करने लग गए। मिनरल्स भी सॉलिड का पार्ट होते हैं, हमारी डाइट में से कम होने लग गए। पानी अपनी कंडक्टिविटी, ओरिजिनल नेचर को खो बैठा, और पानी जो 7.35 से लेके 8.3 तक होता था, वो आरओ के कारण 6.5 तक पहुंच गया। और हर एक पॉइंट 7.3 की बजाय 7.2 10 टाइम्स रिस्कियर पानी है। 7.1 100 टाइम्स रिस्कियर हो जाता है। 7.0 1000 टाइम्स रिस्कियर हो जाता है। हर एक 0.1 जो रिड्यूस हो रहा है वो तकरीबन 10 टाइम्स रिस्कियर होता रहता है। अब हम लोग कहीं भी जाते हैं, कुएं, नदी, झील, तालाब, इनका साफ पानी नहीं मिलता। हमें किसी के भी घर जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तो हमें मिलता है बोतल वाटर, आरओ वाटर। नेचुरल स्प्रिंग वाटर बहुत महंगा है, 60 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर, 150 रुपए लीटर। जहां पे हम लिखते हैं, कंपनीज भी लिखती हैं नेचुरल मिनरल वाटर, उसका टेस्ट भी अलग रहता है। अब हमारे को 1 लीटर का पानी 60 रुपए 20 से सीधा 60 रुपए लीटर में पड़ता है। अगर मुझे उस पानी से अपने आप को कैंसर होने से बचाना है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी चाहिए, तो मिनिमम 60 रुपीज लीटर का पानी हम लोगों को पीना पड़ता है। 40 रुपए लीटर की कॉस्ट आती है हम लोगों की 1 लीटर पानी पीने के लिए, टू मेक इट कंज्यूमेबल। जीआईटी हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया। आप घर पे अगर हैं तो इसी पानी को बहुत सस्ते में तैयार कर सकते हैं, अल्कलाइन वाटर को। अगर आप मिट्टी का घड़ा रखें और 7 से 8 घंटे आरओ का पानी उसमें भर दें, तो वो एग्जैक्टली 7.365 पीएच पे पानी को पहुंचा देता है। आपके घरों के लिए पीएच रेज करने का बेस्ट सॉल्यूशन मिट्टी के घड़े का पानी है। लेकिन जहां आपका कंट्रोल नहीं है, होम, ऑफिसेस, आउटसाइड ट्रिप्स, या किसी के घर गए, वो आरओ का पानी पिला रहा है, उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए है जीआईटी 14। जीआईटी 14 उसके बाद आता है। पहली चीज, मोस्ट कन्वेंशनल सॉल्यूशन है, मोस्ट कन्वीनियंट सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम। 1 से 2 बूंद डालिए 300 ml पानी के अंदर, 6 बूंद डालिए 1 लीटर पानी के अंदर। 6 ड्रॉप में 1 लीटर पानी का आपको 40 रुपए देना पड़ता था नेचुरल अल्कलाइन वाटर करने के लिए। यहां पर आपको नेग्लिजिबल कॉस्ट आएगा उसका। 450 ड्रॉप है 500 रुपए में, 5 से 6 रुपए में आप 40 रुपए का काम कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको अल्कलाइन वाटर, नेचुरल अल्कलाइन वाटर देने के लिए 1/6 ऑफ द कॉस्ट पे आ जाता है मिनिमम। पोर्टेबल है, हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। और क्योंकि ये पानी को अल्कलाइन करता है, उस बात का सबूत क्या है? अगर पानी अल्कलाइन ना हो इसके डालने से, तो हमें गैस एसिडिटी जैसी चीजों पे रिजल्ट नहीं आएगा। ओवर ईटेड फूड के ऊपर हमें रिजल्ट नहीं आएगा। इन 70% केसेस हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है गैस एसिडिटी पे, ओवर ईटिंग पे। 70% केसेस के अंदर दैट्स अ नेकेड आई प्रूफ कि हमारा प्रोडक्ट अल्कलाइन चीजों पे काम करता है। अगर किसी का, जैसे मैंने कहा था, स्ट्रेस में एसिडिक हो जाता है लीवर, किसी को हैंगओवर हो, उसको 10-20 बूंद दे दीजिए, उसका इमीडिएटली हैंगओवर उतर जाएगा। दैट मींस एसिडिटी ऑफ लीवर को एकदम रिड्यूस कर देता है। 20-20, 30-30 बूंद दिन में 3 बार दीजिए, किडनी स्टोन पे भी रिजल्ट दिखेगा। दैट मींस किडनी के एसिड्स को रिड्यूस करने में भी ये मदद करता है। कोई भी पॉइजन रहता है तो भी एसिडिक इन नेचर रहता है। तो हमारे टेस्टिमनीज हैं बहुत सारे, जहां मधुमक्खी काट लेती है, उस सिचुएशन में जब हम अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी इंस्टेंट रिजल्ट हमारे को देखने को मिलता है। और एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक काम करता है। दैट मींस 100% अल्कलाइन सब्सटेंस काम करता है, जैसे मैंने बताया था। अच्छा, दूसरी बात, इसकी सबसे बढ़िया बात आप लोगों को एक यूज है जो शायद मैं कभी बता पाया हूँ, नहीं बता पाया हूँ। आज की इशू सबको आ जाता है। उसका एक मोस्ट कॉमन कारण क्या रहता है? हम जहां भी जाते हैं कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद
हम लोगों को यूजुअली कुल्ला करने की जगह नहीं मिलती है, ताकि हम अपने माउथ के अंदर चिपके हुए जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको थ्रो कर सकें। इंस्टेंटली हम क्या करते हैं कि अपना हाथ को टिश्यू पेपर से साफ किया और निकल आते हैं, और उसी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बैड बैक्टीरिया डिपॉजिट होके हमारे दांतों के अंदर प्लाक बनाता है, बैड माउथ ओडर पैदा करता है और हम लोगों के गम्स को स्वेल कर देता है। ऐसी किसी सिचुएशन में जीआईटी बेस्ट माउथ वॉश है। आप इसका पानी में डालिए, थोड़े से पानी में 2-4 बूंद डालिए और उसका कुल्ला करके यू कैन गल्प इट डाउन, तो आपका फूड भी ज्यादा बेटर डाइजेस्ट होगा, एसिड अल्कलाइन बफर भी मेंटेन करेगा, आपके दांतों के अंदर से बदबू भी नहीं आएगी, आपकी स्वेलिंग भी रिड्यूस होने लगेगी। तो दिस इज द बेस्ट माउथ वॉश। आपको अलग से माउथ वॉश का पैसा फूकने का जरूरत नहीं आने वाला है, राइट। अब इसके अंदर डाला पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट्स इज नो केमिकल्स, मेंथा, स्पेक्टा, ट्रैकेस्ट्रम अमीसत्वा, मूली क्षार, सेंधा नमक, टंकन भस्म, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, फेरुला नार्थेक्स, महारसनादि क्वाथ, तुलसी का तेल, सेलेस्टस पेनिकुलेटस ऑयल, निजिला सत्वा कलौंजी का तेल, ये सब चीजें इसके अंदर डली हैं। अब इनके जिसको भी चाहिए मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर दूंगा, दिस इज जस्ट टू नोटिफाई। ये मीटिंग में बताने की जरूरत नहीं, आप इसे पढ़ सकते हो कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं जो चीजों में है, इनकी टेक्निकल स्टडी क्या है, वो चीज क्या है। जैसे ये नाम है ट्रैकेस्पेरम अमीसत्वा, तो अजवाइन का तेल है ये। तो इनके कहाँ कहाँ यूज है जब आप पूरा पढ़ेंगे। मूली क्षार, ये मूली आप घर में देखते रहते हैं, इसके पत्तों से क्षार निकलता है, वो हमने इसमें यूज किया है। देन टंकन भस्म है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। आपका एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, गुड फॉर ब्यूटी। आपका फेरुला नार्थेक्स है, दिस इज द थिंग, ब्रोंकाइटर होता है, अच्छी सांस लेने में, खुल की सांस लेने में मदद करता है, फूड पॉइजनिंग में हेल्प करता है। देन महारसनादि क्वाथ है, महारसनादि क्वाथ बनाया जाता है लगभग 25 से 30 जड़ी बूटियों का यूज करके। दिस इज वेरी बिग थिंग, दिस इज नॉट ए सिंगल प्लांट, बहुत सारी चीजों का यूज होता है। ओक्मियम सेंक्टम है, तुलसी, मैंने बताया था आप लोगों को। ब्लड शुगर लेवल से लेके सब चीजों में। सेलेस्ट्रस पेनिकुलेटस ऑयल है आपका, तो आप देख सकते हैं किस चीज का बना रहता है। आपका निजला सत्वा है, कलौंजी का तेल, ब्लैक सीड ऑयल हम बोलते हैं, कुरान शरीफ में बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। इसकी स्टडीज क्या बताती हैं वो भी मैंने फाइल कर रखा। ये चेंज ऑफ पीएच ऑफ वाटर था इन जीआईटी। सीजन टू सीजन एडिंग ऑफ हर्ब्स में हम चेंज करते हैं। ये एसिडिक वाटर था जिसमें हमने जीआईटी ऐड किया एंड इट रिचेस टू अल्कलाइन, वो 7 to 8.5 के बीच में नेचर जो है एग्जिबिट करता है। 4 पीएच का वाटर आ रहा था आरओ से एट द टाइम वी ट्राइड, तो ये हमने अपने ऑफिस के अंदर इन दोनों का अंतर दिखाया था, राइट, क्लियर। ये टेस्टिमनीज हैं, गूगल भरा पड़ा है पूरा, यूट्यूब भरी पड़ी रहेगी, आप जहां भी देखेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। जीआईटी को लेकर अगर रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस में आस्क मी, राइट, और अगर नहीं है तो लेट मी गो ऑन टू द सेकंड मीटिंग। एनीवन हैज अ क्वेश्चन तो चैट में डाल सकते हैं मुझे। किस एज के बच्चे को दे सकते हैं? किसी भी एज के बच्चे को दिया जा सकता है सर। एक्सटर्नल पेन में भी काम करता है मित्तल साहब, 100% काम करता है। हाउ मच हर्ब्स इन टोटल, पवन जी पूछ रहे हैं। लगभग 200 रहेंगे। पीपीटी कैसे मिलेगा? मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आज डाल दूंगा, सबको मिल जाएगा। 6 ईयर के बच्चे को दे सकते हैं, 1 साल के बच्चे को भी दे सकते हो सर। जीआईटी 14 में मैंने बताया 200+ हर्ब्स हो जाएगा सर आपका। अब बात करते हैं टूथ कॉन्सेंट्रेट का, वन ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट, नॉर्मल और ल्यूकवार्म वाटर। अच्छा सवाल आया, नॉर्मल और ल्यूकवार्म वाटर। अगर गैस और एसिडिटी रहेगी तो नॉर्मल वाटर, अगर कफ रहेगा तो हॉट वाटर। रिवर्स नहीं करना है, रिवर्स करेंगे तो रिजल्ट भी रिवर्स ही आएगा। तो ये ध्यान रखना, जीआईटी के केस में टेम्परेचर ऑफ वाटर डिटरमिन करता है कि ये प्रोडक्ट रिजल्ट क्या देगा, राइट। अब हम बात करते हैं टूथ कॉन्सेंट्रेट का, हमारा सेकंड सबसे यूनिक प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर। स्पेन की भी एक कंपनी ने हमसे बात करी थी कि क्या है और कितने में देंगे, तो ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट था। अब हम समझते हैं टीथ हेल्थ की इंपोर्टेंस को। सबसे जरूरी चीज टीथ हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है।
अगर किसी के दांत चले गए हैं तो हम बताते हैं कि आप अकेले नहीं है। 50 साल से पहले लगभग 12 दांत हर इंसान खो देता है। आप एक चीज समझिए, आज जिनके दांत नहीं गए हैं, यू गाइस आर वेरी लकी। लेकिन हाँ, आप उस यात्रा पे हैं कि जब तक आप 50 Recording in progress. की स्टडीज ने किया कि वुमेन जिनको दांतों की बीमारी होती है, एक स्टडी हुई थी, उन्हें 12% ज्यादा हायर रिस्क होता है प्रीमेच्योर डेथ का, और टूथ लॉस 17% हायर चांसेस ऑफ डेथ क्रिएट करता है। हम समझते दांत ही तो टूटा है, लेकिन हम रिलेट नहीं करते कि दांत को और लाइफ का कोई कनेक्शन है। सो वो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। सेकेंड, हम लोगों को बहुत लगता है कि बड़ा अजीब सा लगेगा, बट हम लोगों के लिए सेंस है कि फुल फंक्शनलिटी ऑफ टीथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। कारण क्या है? ईटिंग। पहली बात, आप खाना तब तक नहीं खा पाओगे जब तक आपके दांत नहीं है। फूड अवेलेबल है, पैसा अवेलेबल है, उससे खाना नहीं खा सकते, खाना दांतों से खाना पड़ेगा। सो टीथ आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। So you are alive by the time you are eating, and you are eating by the time you are having teeth. इतनी इंपॉर्टेंट चीज के लिए भी हम दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद प्रॉपर्ली कुल्ला करके वॉश नहीं करते हैं। वी आर इग्नोरिंग, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसका कनेक्शन कितना मजबूत है। दूसरी चीज, आपको बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जब गम्स स्वेल कर जाते हैं तो हमारे दांतों का अलाइनमेंट चेंज होने लगता है, या जब हमारे को प्लाक बनता है तो हमारे दांतों का अलाइनमेंट चेंज होने लगता है। हेल्दी टीथ फेशियल स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं, अनहेल्दी टीथ फेशियल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी शटर हो जाता है। समझिए किसी का अगला दांत गिर गया तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पहुंचे, दैट पर्सन वोंट बी हैविंग एनीथिंग। लेकिन हम रिलेट नहीं करते। स्पीच, आप कितना क्लियर स्पीच कर पाते हैं, कितना ज्यादा अच्छा बोल पाते हैं, दांतों में से हवा निकलता नहीं निकलता, कितना साफ क्लियर हो पा रहे हैं, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर टीथ स्ट्रक्चर, आपके दांतों के स्ट्रक्चर की वजह से। बोन्स का रिटेनमेंट, आपकी बहुत लंबे बोन्स होते हैं, आपके जबड़े को मजबूती देता है, इसके बिना जबड़ा जो होगा कमजोर हो जाए। तो कुल मिला के हेल्दी सेट ऑफ टीथ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्थ। ये हर टॉपिक को थोड़ा बड़ा ब्रॉड समझेंगे तो हम उसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे प्रोडक्ट की, राइट। देन न्यूट्रिशन कनेक्शन क्या है इस चीज का? क्या दांतों का कोई न्यूट्रिशन कनेक्शन है? बिल्कुल न्यूट्रिशन कनेक्शन है। ईटिंग शुगर, अब हम समझते हैं शुगर मतलब चीनी, शुगर मतलब चीनी, शुगर मतलब गुड़, शुगर मतलब एनी प्रीबायोटिक फाइबर, क्योंकि बैक्टीरियाज के लिए होता है। शुगर मतलब आइसक्रीम, शुगर मतलब बर्गर, शुगर मतलब पिज्जा, शुगर मतलब राइस, शुगर मतलब व्हीट, ये सभी चीजें शुगर है। एनीथिंग विच इज कार्बोहाइड्रेट इट्स शुगर। हम लोगों को इस चीज से बचाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है हमारा सलाइवा। जो हमारे मुंह में बनने वाली लार होती है वो इस चीज से हमारे को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए हमारे पूर्वज बताते हैं, अगर आपको दांतों को बचाना हो तो वाइल ईटिंग, फूड को चबाने के लिए आप लोग मुंह बंद करके खाएं। जब आप मुंह बंद करके खाते हैं तो मुंह में लार ज्यादा बनता है। जितना ज्यादा लार बनेगा दांत उतने प्रिवेंट करेंगे आपका कार्बोहाइड्रेट के अगेंस्ट।